अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को दिल्ली की एक अदालत ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत दोषी ठहराया है। दिल्ली की एक अदालत ने अंद्राबी के साथ साथ उनके दो सहयोगियों को भी कन्विक्ट किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मामले में सजा का ऐलान 17 जनवरी को किया जाएगा। 1987 में आसिया अंद्राबी ने ऑल वुमेन दुख्तरान ए मिल्लत माने डीईएम की स्थापना की थी। बाद में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 2018 में आसिया को गिरफ्तार किया गया। आरोप लगे कि उन्होंने अलग अलग मंचों से विद्रोह भड़काने वाले और नफरत फैलाने वाले भाषण दिए। इससे भारत की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा पैदा हुआ। सितंबर 2025 में एनआईए कोर्ट के जज चंद्रजीत सिंह ने एनआईए की एक याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल बहस पूरी होने के बाद एनआईए ने कहा था कि वो आसिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ एडिशनल एविडेंस पेश करना चाहते हैं, इसलिए उनको सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। फरवरी 2021 में अदालत ने आसिया और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद, देशद्रोह, यूएपीए और अन्य आरोप तय किए थे। आरोप था कि उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची। और क्या क्या आरोप तय हुए थे, ये भी सुनिए। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 120 बी माने आपराधिक साजिश, 121 माने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, 121 ए माने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की साजिश, 124 ए माने राजद्रोह, 153 ए माने समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना, 153 बी माने राष्ट्रीय एकता के खिलाफ लगाए गए आरोप या बयान और 505 माने सार्वजनिक उपद्रव वाले बयान। इसके अलावा यूएपीए के तहत कौन कौन सी धारा लगाई गई वो भी जानते हैं। धारा 18 टेरर एक्ट की साजिश, धारा 20 आतंकी संगठन या गिरोह का सदस्य होना, धारा 38 आतंकी संगठन की सदस्यता और धारा 39 आतंकी संगठन को समर्थन देना। एनआईए के अनुसार आसिया और उनके सहयोगी भारत की संप्रभुता और अखंडता को गंभीर नुकसान पहुंचाने की साजिश में शामिल थे। जांच एजेंसी का दावा यह भी है कि साइबर स्पेस में अपनी गतिविधियों के जरिए वो पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के समर्थन और मदद जुटाने में संगठित अभियान चला रहे थे। एनआईए ने यह भी कहा कि ये तीनों अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हेट स्पीच फैला रहे थे और वो खुले तौर पर जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करते थे। तीनों को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वो न्यायिक हिरासत में है। यह मामला खबरों में इसलिए भी है क्योंकि यूएपीए के तहत कन्विक्शन का रेट बहुत कम रहा है। इसी महीने 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत ही 5 आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ भी यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। 2017 से 2023 के बीच यूएपीए के तहत कुल 6,574 मामले दर्ज हुए, जिनमें 13,415 गिरफ्तारियां हुई। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से केवल 3% मामलों में ही दोष साबित हुआ और 6% मामलों में आरोपियों को बरी किया गया। लगभग 90% मामले अब भी अदालतों में पेंडिंग है। 2017 में यूएपीए के तहत लगभग 1,554 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। ये संख्या 2023 में बढ़कर 2,914 हो गई। हालांकि इसके बावजूद कन्विक्शन रेट कम ही बना रहा, जो 1.7 से 6.1% के बीच था। 2023 में जिन 2,914 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इनमें से 1,206 गिरफ्तारियां यानी लगभग 41% अकेले जम्मू कश्मीर से ही हुई थी। इस खबर को मेरे साथी रवि सुमन ने लिखा था और मेरे पीछे कैमरे में है आयान। बहुत शुक्रिया।